हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुलुमिनेसेंस पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स, उनके टाइप्स और उनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो बात करूं अगर हार्मोन्स की कि आखिर ये हार्मोन होते क्या हैं, तो हार्मोन्स होते हैं एक तरीके के केमिकल्स, मीडिएटर्स, कुछ भी कह लीजिए, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बात करूँ डेफिनेशन की, डेफिनेशन क्या कहती है, अ हार्मोन is a mediator molecule that is released in one part of the body but regulates the activity of cells in the other part of body। यानी कि हार्मोन्स उस तरह के मीडिएटर, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो बॉडी के किसी एक पार्ट में बनते हैं लेकिन दूसरे पार्ट की सेल्स पर वो अपना इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हार्मोन्स। हार्मोन्स की एग्जांपल मुझे देने की जरूरत नहीं है, सभी भी हार्मोन्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हो गया, ट्राइआयोडोथायरोनिन हो गया, जीएच हो गया, एसीटीएच हो गया, ये सब हार्मोन्स हैं। बात करूँ टाइप्स की, जो कि मेन फोकस है हमारी इस वीडियो का, तो दो तरह के होते हैं हार्मोन्स। एक होते हैं लिपिड सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। ये जो टॉपिक है ये उठाया है टॉर्टोरा से। ठीक है, टॉर्टोरा से पढ़ सकते हैं आप फर्दर अगर स्टडी करनी है तो लिपिड सॉल्युबल के अंदर आ जाते हैं तीन: स्टेरॉइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और गैसियस हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल में आ जाते हैं तीन: अमाइंस, पेप्टाइड और प्रोटीन्स और इकोसोनॉइड्स। ठीक है, बात कर लेते हैं दोनों की अलग अलग। ये है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो तीन तरह के होते हैं: स्टेरॉइड्स, थायराइड और गैसियस। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स इस तरीके का स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, जिसके अंदर एक स्टेरॉइड रिंग होती है ना, इस तरह की रिंग। तो ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोफिनेंथेरिन रिंग। साइक्लोपेंटेनोफिनेंथेरिन रिंग जिस तरह के कंपाउंड्स में होती हैं, हार्मोन्स में होती है, वो कौन कौन से होते हैं: एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, कैल्सीट्रायोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन का जो सोर्स है वो होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और कैल्सीट्रायोल की सोर्स जो है वो होती है किडनीज। टेस्टोस्टेरोन का सोर्स होता है टेस्टिस। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सोर्स होते हैं ओवरीज। ठीक है, तो ये हुई कहानी स्टेरॉइड हार्मोन्स की। और स्टेरॉइड हार्मोन्स के बाद हम मूव करते हैं थायराइड हार्मोन्स की तरफ। उनका नाम ही कह रहा है थायराइड, से थायराइड पाए जाएंगे थायराइड नाम की ग्लैंड में। ये है आपका ट्राइआयोडोथायरोनिन का स्ट्रक्चर। थायराइड ग्लैंड पर मेरी फुल वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से रिलीज होते हैं T3, T4, और ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? थायराइड ग्लैंड से, लेकिन थायराइड की भी फॉलिकुलर सेल्स से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैसियस हार्मोन की। गैसियस हार्मोन में आ जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है? एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, डायलेटर का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के अंदर अमाइंस जो होती हैं, जो कि अमाइन स्ट्रक्चर कैरी करती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये स्ट्रक्चर है नॉरएपिनेफ्रिन का या नॉरएड्रेनालिन का। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है वो, और इसके साथ में एपिनेफ्रिन, दोनों ही कैसे नेचर के हैं? अमाइन नेचर के हैं। इसके अलावा मेलाटोनिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सभी किस नेचर के हैं? ये सभी अमाइन नेचर के हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होते हैं? एड्रिनल मेडुला से। मेलाटोनिन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल्स से, और सेरोटोनिन रिलीज होता है प्लेटलेट्स से। ठीक है, अब बात करूं अगर दूसरा पेप्टाइड और प्रोटीन की। पेप्टाइड और प्रोटीन में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, पर मैंने कुछ मेजर यहाँ पे लिख रखे हैं, मेन जो होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर। नाम नहीं लिखा है मैंने, पर ये ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर है। देखो, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, दोनों कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कैसे नेचर के हैं? पेप्टाइड नेचर के हैं। जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सभी कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इंसुलिन ग्लूकागॉन कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पैनक्रियाज से। और कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स से। नेक्स्ट आते हैं इकोसोनॉइड्स। इकोसोनॉइड्स जो होते हैं ये इस तरीके का स्ट्रक्चर कैरी करते हैं, और इसमें मेनली आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स। ये कहाँ से रिलीज होते हैं? ऑलमोस्ट सभी सेलों से एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये जो थे ये दोनों टाइप थे। टाइप खत्म हुए, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में।
तो देखो मैकेनिज्म बताने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है और यहाँ पर ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो चलो वन बाय वन समझते हैं क्या होगा। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो होता है ना, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ब्लड के अंदर घूम रहा होता है। अब ये क्या करता है, ये जैसे ही अपने टारगेट सेल के पास पहुँचता है तो ये ब्लड से यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू यहाँ पे डिफ्यूज़ करेगा और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसको क्रॉस करते हुए अंदर पहुँच जाएगा। जब ये अंदर पहुँच जाएगा इन द टारगेट सेल, द हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट्स इट। यानी क्या किया इसने, अभी आया और अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। रिसेप्टर पे जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेट करने के बाद में क्या होगा कि जो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है वो ऑल्टर करेगा जीन एक्सप्रेशन को। यानी यहाँ पे जो जीन बन रहे थे उनके एक्सप्रेशन को ये चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेसिफिक जीन्स जो हैं डीएनए के अंदर या तो वो बनेंगे या तो वो नहीं बनेंगे, ऑन और ऑफ, ये और है। ठीक है, आगे अब ये जो डीएनए है, जो भी इसकी मर्जी का डीएनए है वो ट्रांसक्राइब्ड होगा, एक नया एमआरएनए बनेगा, और जो नया एमआरएनए बना है वो नया प्रोटीन बनाएगा अपने अकॉर्डिंग, और ये प्रोटीन पूरे फंक्शन को क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करवाएगा। अब तुम देखो, ये बात जिसको समझ नहीं आई, जिसको भी ये बात समझ नहीं आई, सबसे पहले तो ना आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस से पढ़ो, क्योंकि ये बेसिक प्रोटीन सिंथेसिस ही है। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हार्मोन है ना वो सेल के अंदर आता है, वो या तो न्यूक्लियर रिसेप्टर से या तो साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जो डीएनए में हमेशा चल रहा होता है ना, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन चल रहा होता है, उसको अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर कर देता है। जब ये ऑल्टरेशन हो जाती है तो इसके मन के प्रोटीन बनते हैं। किसके मन के, इस हार्मोन के मर्जी के प्रोटीन बनते हैं, और ये प्रोटीन वो काम करते हैं जो हार्मोन इसको करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये काम करने का तरीका हो गया लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का। अच्छा, जिस किसी को ये समझ नहीं आया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एल्डोस्टेरोन की बात कर लेते हैं, है ना। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, इसी तरीके से जाता है अपने टारगेट सेल पे बाइंड होता है, जीन एक्सप्रेशन बदलता है, और फाइनली जो प्रोटीन्स बनते हैं वो एल्डोस्टेरोन के मर्जी का काम कर पाते हैं। अब एल्डोस्टेरोन का मर्जी का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का मर्जी का काम है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को एक्यूमुलेट करवाता है, मतलब कि जो सोडियम और वाटर है ना उनका रिटेंशन करवाता है। तो ये उसका मर्जी का काम हो गया, और वो काम करने के लिए हेल्प लगती है उसको इस पूरी प्रोसेस की। ठीक है, अगली स्टोरी आ रही है मैकेनिज्म ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की कहानी थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी शायद आपको, पर है ये भी इजी। इसके अंदर क्या होगा, पढ़ो ये वन बाय वन समझो। इसके अंदर क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड through interstitial fluid and then binds to its receptor at the exterior surface of the target cell's plasma membrane, and the hormone receptor complex activates a plasma membrane protein called G protein. The activated G protein in turn activated adenylate cyclase। देखो क्या हो रहा है, ये हार्मोन है, ब्लड में घूम रहा था, अब डिफ्यूज करके कहाँ पहुंचा, सेल मेम्ब्रेन पहुंचा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है तो डायरेक्टली तो क्रॉस नहीं कर सकता भैया, है ना, इसे किसी की मदद लगेगी। तो अभी यहाँ मदद किसकी ली इसने मदद ली जी प्रोटीन की। इसने क्या किया, यहाँ पर आके अटैच हो गया जी प्रोटीन पर। जब जी प्रोटीन पे अटैच हुआ तो जी प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है एडेनाइलेट साइक्लेज को। ये रहा एडेनाइलेट साइक्लेज। अब जब एडेनाइलेट साइक्लेज खुद एक्टिवेट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो एटीपी को CAMP में कन्वर्ट करता है। CAMP मतलब साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का जब काम करते हैं तो ये इस तरीके की प्रोसेसेस कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही CAMP बनता है तो ये CAMP क्या कर रहा होता है, उस वक्त जो प्रोटीन काइनेज होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन काइनेज होते हैं, उन प्रोटीन काइनेज जो कि इनएक्टिवेटेड पड़े थे उनको ये एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो ये एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि प्रोटीन काइनेज है, इनका काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। तो ये क्या करेंगे, वो प्रोटीन जो अभी हमारे सेल में यूटिलाइज नहीं हो रहा था उस प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ ATP। और जैसे ही फॉस्फोराइलेट प्रोटीन बनेगा तो ये फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन वो रिएक्शन करवाएगा जो रिएक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से साइकिल के हिसाब से प्रोसेस चलती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलती है। हार्मोन आया हार्मोन आया, जी प्रोटीन पे बाइंड हुआ, जी प्रोटीन पे बाइंड हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ तो उसने ATP को CAMP में कन्वर्ट किया। CAMP ने क्या किया, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेटेड किया।
जब ये एक्टिवेट हो गए तो इन्होंने एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके जो बचा हुआ फॉस्फोराइल ग्रुप है उसको किससे जोड़ दिया, प्रोटीन से जोड़ दिया। प्रोटीन हो गया फॉस्फोराइलेटेड। तो अब ये जो प्रोटीन है वो हमारे मर्जी के काम करेगा, जो कि हमारा हार्मोन परफॉर्म करता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो जुड़े रहना मेरे साथ मेरे चैनल पे जिसका नाम है एडुलुमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।